नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे कि एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है APQP। तो पहले तो ये बता दें, जो APQP है वो हमारे कोर टूल में से एक टूल है। उसके पहले PPAP भी कोर टूल में से आता है, उसके बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है, आप एक बार देख लीजिए। तो APQP का जैसे नाम से पता चल रहा है, एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, मतलब अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी प्लानिंग को हम किस तरीके से एडवांस कर सकते हैं, उसके लिए APQP किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, जब लोग इसको बोलते हैं तो एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग बोलते हैं, लेकिन इसको जो बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। APQP किस लिए किया जाता है? ये APQP प्रोडक्ट की जो क्वालिटी प्लान है, मतलब प्रोडक्ट किस क्वालिटी का हम बना रहे हैं उस बेस पे APQP किया जाता है। और हमारा जो कस्टमर है वो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, उसलिए हम APQP किया जाता है। दूसरा, अगर सिंपल वे में कहें तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट होना चाहिए और ऑन टाइम होना चाहिए, तो उसके लिए हमें APQP किया जाता है। हाउ टू अचीव दिस पर्पस? APQP कैसे अचीव किया जाता है? अब फ्रंट क्वालिटी प्लानिंग, मतलब हमारा जो क्वालिटी प्लान है वो टॉप लेवल का है तो हम APQP करेंगे। दूसरा, इवेल्यूटिंग द आउटपुट टू डिटरमाइन इफ कस्टमर आर सेटिस्फाई एंड सपोर्टिंग कंट्रोल इम्प्रूवमेंट। अगर हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है और हमारे पास जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, या हमारा जो आउटपुट अच्छा है, तो उस बेस के लिए हम APQP करते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है APQP करने का। आगे बढ़ते हैं। तो APQP में ये PDCA साइकिल है, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है। तो PDCA साइकिल में क्या होता है, प्लान में हम टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में प्लान करते हैं। ओके, उसके बाद में प्रोडक्ट या प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए करते हैं। ओके, उसके बाद चेक करते हैं कंफर्मेशन प्रोडक्ट एंड वैलिडेशन प्रोसेस में, एंड देन एक्शन में हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं। मतलब PDCA साइकिल हर एक जगह यूज़ किया जाता है, चाहे कोर टूल्स हों, चाहे और जितने भी हो, चाहे स्टैंडर्ड हो, उसमें हर जगह ये PDCA साइकिल यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। अपफ्रंट प्लानिंग क्या है? द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ द साइकिल आर डेवलप टू अपफ्रंट प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग थ्रू प्रोडक्ट या प्रोसेस वैलिडेशन। ये ये साइकिल है, कौन सा 3 क्वार्टर साइकिल है, जो हमारी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी का प्लानिंग है वो टॉप लेवल का बनाता है, या हम प्रोसेस वैलिडेशन में भी इसको करते हैं। द एक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या है, द 4th क्वार्टर इज द स्टेज वेयर इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्यूएटिंग द आउटपुट सर्व्स टू फंक्शन टू डिटरमाइन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड टू सपोर्ट द परस्यूट ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। द एक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, जो कस्टमर जो हमारे फंक्शन है कस्टमर डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है, हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरा, हम जो हमारे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के जो प्रोसेस है उनको करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये क्यों किया जाता है। इसके लिए हमने बताया PDCA साइकिल को करते हैं, तो प्लान में हमें हमेशा करना चाहिए, डू में हमेशा करना चाहिए, चेक में समटाइम चेक करना चाहिए, और एक्शन में करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये PDCA साइकिल का यूज़ करना चाहिए एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में। आगे बढ़ते हैं। इफ़ क्वालिटीज बिकम टू बिजनेस स्टडी, टॉप मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड क्वालिटी एज ए प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोवाइड लीडरशिप फॉर कैरिंग आउट अ स्ट्रेटजी। अगर हमारी कोई बिजनेस स्ट्रेटजी, अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी प्लानिंग को समझना होगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट करना होगा। ओके, अगर टॉप मैनेजमेंट ही इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा तो APQP करने का कोई मतलब नहीं है, और टॉप मैनेजमेंट को ही लीडरशिप लेनी चाहिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए, APQP को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज स्ट्रक्चर अप्रोच टू द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन टू इंश्योर। APQP जो हम नए प्रोडक्ट के डिज़ाइन कर रहे हैं या उसमें कुछ भी डेवलप कर रहे हैं या कोई नया पार्ट बना रहे हैं, उस केस में भी APQP किया जाता है। सप्लायर अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट एंड यूज़र एंड कंज्यूमर।
जो सप्लायर है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए, और जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र कौन सा होता है, जैसे अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अपने कस्टमर को भेजा, तो कस्टमर ने भी किसी को भेजा, तो उसका वो एंड यूज़र है। अगर कोई बताएगा एंड यूज़र क्या होता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि एंड यूज़र क्या होता है कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट बना के भेजा, पहले हमने कस्टमर को, फिर कस्टमर ने भेजा किसको, एंड यूज़र को, जो जिसे यूज़ करेगा। ओके, तो सप्लायर को ये समझना होगा कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। आगे, द प्रोपोज्ड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट, हमारे जो प्रोडक्ट और प्रोसेस का जो डिज़ाइन है वो उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। आगे, द सप्लायर हैज़ द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली मीट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी, सप्लायर के अंदर एबिलिटी होना चाहिए और जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंटली मीट होना चाहिए, किससे रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड एंड डिलीवरी से रिलेटेड। कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, कॉस्ट अच्छा होना चाहिए, डिलीवरी ऑन टाइम होना चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें कस्टमर को चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोड ब्लॉक ऑफ APQP, APQP क्यों नहीं हो पाता है, उसके कुछ रीज़न यहाँ पे दिए हैं, जैसे लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, अगर टॉप मैनेजमेंट ने कमिटमेंट ठीक नहीं किया, मतलब APQP प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, अगर वहाँ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है टॉप मैनेजमेंट, तो APQP नहीं हो पाएगा उस केस में। दूसरा, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो उस केस में भी APQP नहीं हो पाएगा। तीसरा है अनडिफाइंड प्रायोरिटीज़, अगर प्रायोरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया है तो उस केस में भी APQP नहीं कर सकते। उसके बाद में अनडिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस केस में भी APQP नहीं हो पाएगा। आगे है लैक और अकाउंटेबिलिटी, अगर अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं है तो उस केस में भी APQP हम नहीं कर पाएंगे। आगे है पर्सनल ईगोज़ रहते हैं, जैसे टीम में बहुत सारे ये ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल रहता है कि ईगोज़ होते हैं, नहीं ये नहीं करेगा, ये मेरा काम नहीं है, तो उस केस में भी APQP नहीं होगा। मतलब यहाँ पे CSR टीम होना चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम होना चाहिए जो इसको अच्छी तरह से लीड कर सके। अगला है अनक्लियर अप्रोच, अगर अप्रोच ही क्लियर नहीं है, ओके, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या नहीं करने वाला है, तो उस केस में भी APQP नहीं हो पाएगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ओके, ये APQP को नहीं होने देंगे, ये रोड ब्लॉक है। मतलब अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है तो हमें इनमें सुधार करना होगा APQP को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लैक ऑफ रिसोर्स, अगर रिसोर्स नहीं है हमारे पास, कुछ अगर जैसे कहीं पे लैब है तो लैब नहीं है, तो उस केस में भी हम APQP नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैब भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के केस में। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है, अगर हमारी टीम को ट्रेनिंग नहीं है तो उस केस में भी APQP नहीं कर सकते। द APQP प्रोसेस इंक्लूड 5 मेन फंक्शन, APQP में ये 5 फंक्शन है, कौन कौन से, प्लानिंग ऑफ APQP एलिमेंट, मतलब सबसे पहला प्लानिंग है, ठीक है, उस प्लानिंग को हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उसके एलिमेंट्स है। तीसरा है मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी ऑफ इवेंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द एलिमेंट एज वेल एज द टाइमिंग बाय द टाइम बिटवीन FPDS माइलस्टोन। ये क्या होता है, हमें जो क्वालिटी ऑफ इवेंट है वो मॉनिटर करना चाहिए, ओके, और एग्जीक्यूशन देना चाहिए हम जिसमें भी हम अगर काम कर रहे हैं। दूसरा, इशूज़ रिसोल्यूशन, इशू रिसोल्यूशन होते हैं APQP की वजह से, ओके, और स्टेटस रिपोर्टिंग में भी मदद करता है। आगे है ये APQP का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर क्या करते हैं APQP के लिए, सबसे पहले हम टीम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ओके, फिर जो स्कोप है उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद इस्टेब्लिश टीम टू टीम कम्युनिकेशन करते हैं, हम टीम से बात करते हैं, ओके, उसके बाद में प्रोवाइड कोर टूल ट्रेनिंग, हम कोर टूल के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कोर टूल क्या है, APQP भी कोर टूल का एक पार्ट है, PPAP भी है, MSA है, ओके, बहुत सारी चीज़ें, 5 से 6 टूल हैं जो कोर टूल कहे जाते हैं। आगे इन्वॉल्व कस्टमर एंड सप्लायर के बारे में हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा APQP के लिए। इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए रहना पड़ेगा, डेवलप कंट्रोल प्लान फॉर्मेट के लिए, डिसाइड एंड कंसर्न रिसोल्यूशन के लिए, डेवलप प्रोडक्ट क्वालिटी टाइमिंग प्लान के लिए हमें APQP के लिए ये सारी चीज़ें पहले हमें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। उसके बाद में फेज़ 1 में प्लानिंग एंड डिफाइन द प्रोग्राम, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करना रहेगा, APQP के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा और प्रोग्राम को डिफाइन करना पड़ेगा।
The phase is meant to determine customer need and expectation. Purpose of the phase is to ensure that the customer need and expectation are fully understood before proceeding with the design and development of the product and manufacturing process associated with product. ये किसका बात कर रहा है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कस्टमर की जो नीड्स है वो एक्सेप्टेशन और जो भी एक्सेप्टेशन है पूरी तरह से हमें समझनी चाहिए बिफोर प्लानिंग. ओके, आगे है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम में हमें क्या करना है. वॉइस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर क्या कहता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना चाहिए. बिजनेस प्लान या मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए. प्रोडक्ट या प्रोसेस में बेंचमार्क डाटा रेडी करना चाहिए. प्रोडक्ट या प्रोसेस में एजप्शन क्या है वो रेडी करना चाहिए. प्रोडक्ट रिलायबिलिटी स्टडीज़ क्या है और कस्टमर इनपुट क्या है. तो प्रोग्राम एंड डिफाइन में जो इनपुट है वो इतने सारे रहेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद अगर हमने यहाँ पे इनपुट प्लान एंड डिफाइंड प्रोग्राम में जो इनपुट दिए हैं उससे आउटपुट क्या क्या मिलेंगे. डिज़ाइन गोल्स मिलेंगे. ओके, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स मिलेंगे. प्रीलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल मिलेगा. ओके, ये रिपोर्ट्स लगेंगी. प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट लगेगा. प्रीलिमिनरी लिस्टिंग ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स लगेंगी. प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान लगेंगे. मैनेजमेंट सपोर्ट लगेगी. तो हम प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम में जो इनपुट कर रहे हैं उसके हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं. आगे बढ़ते हैं. फेज़ 2 में क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है. इन दिस फेज डिज़ाइन फीचर आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप इनटू नियर फाइनल फॉर्म. दिस फेज फोकस ऑन डेवलप द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस और ऑन इंश्योरिंग दैट इज़ फेसिबल एंड विल मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. इस फेज़ 2 में क्या बात कर रहा है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन अच्छी तरह से हो रहा है नहीं हो रहा, उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है और वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है नहीं करता है. तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में क्या किस पे फोकस किया जाता है, जो कस्टमर की जो एक्सेप्टेशन है उस पर फोकस किया जाता है. उसके बाद में प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में क्या क्या इनपुट है, जो हमारे प्लान एंड डिफाइन के बाद में जो आउटपुट निकले वही हमारे इसमें इनपुट है. ओके, अब ये सारे इनपुट हम प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में करेंगे तो आउटपुट हमें क्या क्या मिलेंगे. DFME है, डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस. इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा. ओके, ये डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर टूल है. आगे डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली करना पड़ेगा. डिज़ाइन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. डिज़ाइन के रिव्यूज़ करने पड़ेंगे. प्रोटोटाइप बिल्ड कंट्रोल प्लान करना पड़ेगा. इंजीनियरिंग ड्राइंग इंक्लूडिंग मैथ डाटा वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. इंजीनियर स्पेसिफिकेशन क्या है वो सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी. मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है वो रिपोर्ट रेडी करना पड़ेगा. ड्राइंग और उसके स्पेसिफिकेशन चेंजेस क्या है, अगर ड्राइंग में कोई भी चेंजेस किया है वो भी करना पड़ेगा. आगे न्यू इक्विपमेंट टूलिंग एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा. अगर स्पेशल प्रोडक्ट है तो और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना. गेज या टेस्टिंग इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट क्या है वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी. टीम फैसिलिटी कमिटमेंट एंड मैनेजमेंट सपोर्ट करने पड़ेगा. तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में हमारा जो आउटपुट आया वो ये आया. उसके बाद फेज़ 3 में प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट क्या है. दिस फेज कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल प्लान टू अचीव क्वालिटी प्रोडक्ट. इस फेज़ में क्या बात कर रहा है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है. किस लिए किया जाता है, क्वालिटी प्लान को अचीव करने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए. ओके, तो इस चीज़ के इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है हमारा उसको इम्प्रूव किया जाता है. किसके लिए, कंट्रोल प्लान को अचीव करने के लिए. और हमारा जो आउटपुट क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट को रिसीव करना. हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब ये जो भी कोर टूल है प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए ही बना हुआ है. ओके, आगे दिस फेज फोकस ऑन क्रिएटिंग ए प्रोसेस दैट विल इंश्योर द डिज़ाइन दैट वाज डेवलप्ड इन द प्रीवियस फेज एट द सेम क्वालिटी लेवल, क्वांटिटी एंड कॉस्ट एंड द सेम टाइम एश्योरिंग दैट एनी अदर कस्टमर रिक्वायरमेंट एक्शन विल बी मीट. इस फेज में क्या फोकस किया जा रहा है कि ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जो डिज़ाइन को इंश्योर कर सके. मतलब हम कोई भी प्रोसेस अगर बना रहे हैं तो हमारे प्रोसेस में जो डिज़ाइन हम करने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से डेवलप हो. ओके, उसका जो क्वालिटी लेवल हो वो सेम होना चाहिए, क्वांटिटी भी ठीक होना चाहिए और उसका जो कॉस्ट है वो भी कम होना चाहिए. कस्टमर को क्या चाहिए, लेवल क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए. ओके, उसको जो मटेरियल हम का रिक्वायरमेंट है उसको ऑन टाइम चाहिए और उस सही कॉस्ट में चाहिए. तो यही कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है. आगे जो हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जो आउटपुट निकले थे वही आउटपुट हमारे
प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट में ही बात चल रही है, मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे प्रोसेस की बात चल रही है। तो प्रोडक्ट के में बाद में जो आउटपुट निकला वो इनपुट किसका हो जाएगा, प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। तो प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जब हमने ये सारे इनपुट दिए तो हमको आउटपुट क्या मिला, हमारी जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड है वो बनानी चाहिए। मतलब अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके किस तरीके से पैक कर रहे हैं, ओके, उसका स्टैंडर्ड हमको सबमिट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट या प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू करने पड़ेंगे। हमारे प्रोसेस का फ्लो चार्ट क्या है वो देना पड़ेगा। फ्लोर प्लान लेआउट क्या है वो करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या है, जो हमारी मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स वो क्या होता है, PFMEA, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन में किसका बात हो रहा था, DFMEA, डिज़ाइन फेलियर, ओके, प्रोडक्ट डिज़ाइन में डिज़ाइन फेलियर। और प्रोसेस डिज़ाइन में क्या, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। मतलब इसमें जो PFME होगा वो प्रोसेस से रिलेटेड होगा और जो DFME होगा वो डिज़ाइन से रिलेटेड होगा, उसमें डिज़ाइन के पॉइंट्स लेके जाएंगे। आगे है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान को सबमिट करना पड़ेगा। हमारा जो प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन है उसको करना पड़ेगा। MSA के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ओके, ये भी एक कोर टूल है। प्राइमरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी प्लान करना पड़ेगा, पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन और मैनेजमेंट सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में सारी सबमिट करनी पड़ेंगी। आगे फेज़ 4 में क्या है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन क्या है। दिस फेज कंसंट्रेट ऑन वैलिडेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग। इस फेज़ में क्या कंसंट्रेट करेंगे, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन, ट्रायल रन एंड ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इट। दिस फेज फोकस ऑन मेथड एंड टेक्निक फॉर डिटरमाइन। इस फेज़ में किसकी बात हो रही है कि हमारा जो मेथड है और जो हमारी तकनीक है हमारे प्रोडक्ट बनाने की, उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैपेबल है या नहीं है, वो रिक्वायरमेंट्स मीट होती है या नहीं है, ओके। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो ये APQP सारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही बना है। मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाने के लिए और मटेरियल को ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए और उसका कॉस्ट को कम करने के लिए। तो APQP बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने जब प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन में जब स्टैंडर्ड ये इनपुट हो जाएगा, ओके, तो इसके बाद आउटपुट का निकलेगा, हमारा प्रोडक्शन ट्रायल का रन होगा, ओके। MSA इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट सिस्टम इवैल्यूएशन। उसके बाद में प्राइमरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल करना पड़ेगा, ओके। PPAP के ऊपर हमने वीडियो बना ही दिया है, आप देख लीजिए एक बार। प्रोडक्शन वैलिडेटिंग टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग इवैल्यूएशन कैसा है, ओके। और उसके बाद है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान सबमिट करना पड़ेगा, क्वालिटी प्लानिंग, साइन ऑफ ऑन मैनेजमेंट सपोर्ट। ये सारी चीज़ें हमारा जब हमने प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जब जो इनपुट दिया, ओके, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, तो आउटकम में क्या मिला, ये सारी चीज़ें मिली। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की। आगे बढ़ते हैं। फेज़ 5 में क्या है, फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन। एट द पॉइंट आउटपुट इज इवेल्युएट फॉर ऑल स्पेशल एंड कॉमन कॉज वेरिएशन। दिस इज ऑल्सो द टाइम ऑफ इवेल्युएट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी प्लानिंग effort itself. In this phase, variation can be studied and reduced over the time. Result of organization continuous improvement philosophy will be most visible. मतलब फेज़ 5 में क्या होता है कि हमें अगर सिंपल वे में इसे समझाएं तो फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, हमारे जितने भी फेज़ हमने किए हैं हमें उसका फीडबैक हमें देना पड़ेगा, उसके असेसमेंट करने पड़ेंगे और करेक्टिव एक्शन टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक बार एक्शन ले लिया दोबारा लेना ही नहीं है, उसका हमें असेसमेंट करना पड़ेगा और क्या चीज़ें क्या कमियां हैं उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन भी हमें टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए ये हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ओके। उसके बाद में ये जो हमारा आउटपुट निकला था प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन से, वही इनपुट हो जाएगा फीडबैक असेसमेंट करें। उसके बाद आउटपुट क्या निकलेगा, रिड्यूस वेरिएशन। जो भी हमारे प्रोसेस में जो वेरिएशन हो रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके वो सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा और डिलीवरी एंड सर्विस ऑन टाइम होगी। मतलब APQP इतना इम्पोर्टेंट कोर टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोसेस में बहुत ही अच्छी तरह से पार्ट को बना सकते हैं
और हमारा पार्ट का रिजेक्शन कम होगा। तो इस बेस पे ये APQP किया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट फेज़ और है APQP में, कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान क्या होता है? कंट्रोल प्लान के बारे में मैंने काफ़ी बार बताया कि कंट्रोल प्लान क्या होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे अगर हमारा कोई प्रोसेस है तो ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, ऑपरेशन 4, इस तरीके से ऑपरेशन 1 में क्या क्या चेक पॉइंट है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए। मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, प्रोसेस से रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल प्लान में डालनी पड़ती हैं। हम पार्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ओके, इवन QC के भी पॉइंट्स इसमें रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल प्लान में आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। CFT का मतलब क्या होता है? क्रॉस फंक्शनल टीम इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप कंट्रोल प्लान बाई यूटिलाइज ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस। लाइक जो हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम है, ओके, उसको कंट्रोल प्लान डेवलप करना चाहिए, ओके, और उसको समझना चाहिए। क्या चीज़ें समझनी चाहिए? प्रोसेस फ्लो डायग्राम, दूसरा डिज़ाइन या प्रोसेस फेलियर मोड, FMEA, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ सिमिलर पार्ट, ये सारी चीज़ें CFT टीम को करना पड़ेगा। टीम नॉलेज ऑफ प्रोसेस, डिज़ाइन के रिव्यूज़ और ऑप्टिमाइजेशन मेथड। CFT टीम क्या होती है कि अगर हम APQP कर रहे हैं या PPAP कर रहे हैं तो हम एक टीम बनाते हैं जिसको क्रॉस फंक्शनल टीम बोलते हैं। ये टीम क्या करती है, इन प्रोग्राम में बहुत इंक्लूड रहती है और इस प्रोग्राम में भाग लेती है। तो CFT टीम का क्या काम होता है कि जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो लोग जानते नहीं हैं उनको ट्रेनिंग दे, उनको बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लान का एक यहाँ पे फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम कंट्रोल प्लान कैसे बनाएंगे? पहले प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, हमारे किस टाइप का प्रोसेस है, ओके। फिर सिलेक्ट मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में डाटा को कलेक्ट करेंगे, ओके। अगर प्रोसेस स्टेबल है तो इस प्रोसेस कैपेबल में आएगा, अगर नहीं है तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और जो कॉजेज़ है वो कॉजेज़ सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद में एक प्रोसेस कैपेबल है तो हमारा कंट्रोल प्लान डेवलप हो जाएगा, अगर नहीं है तो हमको इम्प्रूव प्रोसेस कैपेबिलिटी, मतलब फिर हमको प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ओके। फिर से ये रिपीट हो जाएगा, मतलब जो भी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं वो हमें यहाँ से कॉजेज़ वाई एनालिसिस करके हमें वो सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, ओके। उसके बाद क्या है, हमें जो कंट्रोल प्लान में मॉनिटर वेरिएबल और आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन को करना पड़ेगा। डेवलप अलार्म एंड रिकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस सैम्पलिंग प्लान करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने पड़ेंगे, ओके। डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर मिस्टेक प्रूफिंग, और हमें जो मिस्टेक प्रूफिंग के लिए हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कंट्रोल प्लान में और क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट सिस्टम को, ये 4 चीज़ें मेजरमेंट सिस्टम को करना पड़ेगा। उसमें क्या है, MSA करना पड़ेगा, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग प्लान करने पड़ेंगे, कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट जो होंगी वो करनी पड़ेंगे MSA में, ओके। इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ में क्या करनी पड़ेंगे, SPC करना पड़ेगा। SPC होता है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। DOE करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग विंडोज़ करना पड़ेगा, या लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी क्या है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रीलिमिनरी एनालिसिस में क्या करना पड़ेगा, हमें जो प्रोसेस है उसका मैपिंग करना पड़ेगा। प्रोसेस मैपिंग के भी बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी क्या है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और FMEA करना पड़ेगा, ओके। और जो FMEA है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स रहेगा, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट रहेगा। दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, क्योंकि मैं अगर किसी वीडियो को बनाता हूँ तो अच्छी तरह से सारी चीज़ें कवर हो उस बेस पे बनाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ये जितनी भी मेरी वीडियो हैं वो सारी लॉन्ग हो चुकी हैं, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन करता हूँ, अच्छी तरह से समझाता हूँ, ओके, ताकि आपको भी समझ में आए अगर कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं। उसके बाद में प्रोसीजर में क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस शेड्यूल करना पड़ेगा। ट्रबल शूटिंग एड्स, ट्रबल शूटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है वो सॉल्व करनी पड़ेंगे। SOP बनानी पड़ेंगे। SOP क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, हमारी जो प्रोसेस है उसका स्टैंडर्ड क्या है, ओके, उसका सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से फॉलो करते हैं, वो सारे चीज़ें इसमें रहती है प्रोसीजर में। ट्रेनिंग मटेरियल रहते हैं, रिएक्शन प्लान रहते हैं। तो कंट्रोल प्लान में ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, ओके।
फेज़ 1 में क्या है, प्लानिंग एंड डिफाइन द प्रोग्राम का ये डॉक्यूमेंट है। जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 का जो बात हुआ था, उसमें हमें प्लान करना पड़ता है कि वॉइस ऑफ कस्टमर का जो पॉइंट दिया था उसका प्लान करना पड़ेगा, वीक में करना पड़ेगा, वीक 2 में या वीक 3 में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फेज़ 1 के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डाल सकते हैं कि वॉइस ऑफ कस्टमर कब करने वाले हैं, वीक 1 में करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है तो कस्टमर डाल देंगे रिमार्क में। हिस्टोरिकल डाटा इंटरनल और एक्सटर्नल कौन करेगा, 3rd वीक में करेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दिया। तो इस तरीके से आप इसमें समझने की ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेज़ 1 वाले जो पार्ट का हमने वहाँ डिस्कशन किया था वही सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, वही ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3 इस तरीके से डाल दिया है। अगर आप इसको बेटर बनाना चाहते हो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉलम डाल सकते हैं। बेंचमार्क डाटा में, प्रोडक्ट या प्रोसेस में आप डाल सकते हैं कि वीक 4 में करेंगे, कौन करेगा, ये करेंगे। ओके, या आप क्रॉस फंक्शनल टीम का भी अगर डालना चाहते हैं नाम डाल सकते हैं। कस्टमर डिज़ाइन इनपुट में कौन कब करेंगे, वीक 5 में करेंगे, कौन करेंगे, ये लोग करेंगे। तो आप इस तरीके से प्लानिंग एंड डिफाइन द प्रोग्राम में फेज़ 1 में आप प्लानिंग कर सकते हैं। फेज़ 2 में प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट में ये सारे पॉइंट्स निकल के आए थे, उसका भी आप प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हैं। फेज़ 2 में प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट में ये सारे आए थे। ओके, तो इस तरीके से सेम ही प्लानिंग करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेज़ 3 में प्रोसेस डिज़ाइन डेवलपमेंट में ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे निकल के आए थे। इसी तरह से हमको यहाँ पे टिक करना है कि कौन से वीक में करना है। ओके, फेज़ 4 में प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन में ये सारे पॉइंट्स निकल के आए थे, तो उनका भी प्लानिंग हमें इसी तरह से करना है। फेज़ 5 में फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन में ये सारे पॉइंट्स आए थे, तो उनका भी प्लानिंग हमें इस तरीके से करना है। आप इसको और भी बड़ा बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपने APQP के बारे में जाना, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।